करना चाहते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, मूल निवासी सुरेश कौर, मैं उनका परिचय संक्षेप में देता हूं। सुरेश कौर जी भारतीय किसान मजदूर यूनियन हरियाणा के राज्य अध्यक्ष हैं। आप 36 साल से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो कई सालों तक खाप प्रधान में भी बने रहे और इनेलो एक मशहूर संगठन है, उसमें भी सालों तक काम करते रहे। किसान मजदूर आंदोलन में वो 28 बार जेल में जा चुके हैं। इससे पता चलता है कि उनका संघर्ष कितना घनघोर संघर्ष होगा कि उन्हें 28 बार जेल में जाना पड़ा है। साथियों, इस मनुवादी सरकार को हिलाने वाले जो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन को चलाने वाली टीम संयुक्त किसान मोर्चा, उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो सदस्य हैं और उनके बारे में जो बहुत ही दंग करने वाली, चकती कर देने वाली बात है, जो उनकी हिम्मत और उनकी समर्पितता और उनकी जिंदादिली का सबूत है, वो ये है कि नूह, जो हरियाणा का नूह है, जो एक मेवात प्रदेश कहा जाता है, आसपास के 2-3 स्टेट के जिलों को मिलाकर जो मेवात है, उसमें नूह बहुत प्रसिद्ध है। तो नूह में ये मनुवादियों ने दंगे कराने का आयोजन किया था। तो हमारे सुरेश कौर साहब ने इस दंगे को रोकने का बहुत ही बड़ा काम किया है और आरएसएस को उन्होंने खुली चेतावनी दी थी और मूल निवासी मुसलमानों के पक्ष में वो खुलकर खड़े हो गए थे और ये इनका इतनी बहादुरी और वीरता वाला कार्य था कि इसको हमारे देश के गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन विदेशी मीडिया ने उसको हाथों हाथ लिया है। उनके उस प्रयासों की वजह से नूह और पूरे हरियाणा जो सांप्रदायिकता की आग में जलने वाले थे, वो जलने से बच गए और वहां शांति कायम रही। उनके प्रयासों की वजह से विदेशी चैनलों ने अपने अखबारों में उनके नाम के साथ उनके रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, खास करके न्यूयॉर्क टाइम्स में और यूरोप के अखबारों ने। अरबस्तान में, अरब मुल्कों में बहुत लोकप्रिय चैनल है अल जजीरा। अल जजीरा ने भी इनके जो कारनामा है उनको प्रसारित किया। बीबीसी के हिंदी और अंग्रेजी दोनों चैनलों के ऊपर इनका ये प्रयास का काफी सराहना हुई। तो ये उनका एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ये हमारे सुरेश कौर जी बाबा साहब आम्बेडकर और दीन बंधु सर छोटूराम जी उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं और उसमें विश्वास रखते हैं। तो साथियों, ये उनका संक्षिप्त परिचय है। मैं उनको बड़े आदर और सम्मान के साथ आपके सामने मुखातिब होने के लिए दावत पेश करता हूं। मूल निवासी सुरेश कौर जी। बहुत ही आदरणीय हमारे इस सम्मेलन की अध्यक्षता करे इंजीनियर साहब और मेरे सामने बैठे इस देश के सही तरीके से किस तरह ये देश चले वो चिंतन करने वाले साथियों, स्टेज पर बैठे बड़े नेताओं, मैं एक बात आप लोगों के बीच में कह देना चाहता हूं। मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, खेती करने वाला इंसान, मैं किसान हूं। आपके बीच में बोलते हुए इतना जरूर मैं महसूस करूंगा
कि आप सब लोग मेरे से ज्यादा जानकार, मगर मैं अपनी जिंदगी के कुछ छोटे मोटे तजुर्बे जरूर आपके बीच में कहना चाहूंगा। मैं सुबह से आपका प्रोग्राम देख रहा हूं, बहुत ही अच्छा लगा। पहले मैं इस प्रोग्राम में नहीं आया कभी, और एक मायूसी जो हमारे दिलों में छाई रहती है, किस आरएसएस जैसे जहरीले संगठन से कौन लड़ सकता है, उस सवाल का जवाब हमें कब मिलता नहीं था। आज थोड़ी सी किरण आप लोगों के बीच में हमने देखी। आज देश के जो हालात इन लोगों ने पैदा कर रखे, ये अचानक पैदा नहीं हुए। आज भी उसी तरह का एहसास समाज को दिलवाया जाता है जैसे हमारे को हजारों साल पहले दिलवाया जाता था कि तुम नीच हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, बौद्धिक क्षमता तुम्हारी नहीं है। एक जमाना था, सर छोटू राम जी किसानों में काम कर रहे थे, हरियाणा में किसानों के बड़े नेता रहे। गुलामी का जमाना था, पंजाब हमारा स्टेट का नाम था, 2/3 पंजाब पाकिस्तान में जा चुका है। अभी हिमाचल और पंजाब हरियाणा मिलाकर के सारा पंजाब होता था। उस समय भी फिरका परिस्थिति ताकतों ने बड़ा जोर लगा करके उसको अपनी कर्म भूमि बनाया हुआ था, और हरियाणा पूरे पंजाब का किसान कर्ज के जार के नीचे दब करके आत्महत्या करने पर मजबूर था। और जो हमारे को शिक्षा से वंचित किया गया था, उसका भी उसके एक दर्द था सर छोटू राम के दिल में, क्योंकि बहुत कुछ ही चंद लोग ही हमारे समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग माने जाते थे, बाकी पढ़ने का अधिकार हमें नहीं था। उस समय जब कर्जे से उभारने के लिए सर छोटू राम ने एक नारा दिया था कि मंडी और फंडी से लड़ने के लिए किसान को इकट्ठा करने के लिए एक बात कही थी, वो आपके बीच में मैं दोहराना चाहूंगा। ए भोले किसान मेरी दो बात मान ले, एक बोलना ले सीख, एक दुश्मन को पहचान ले। दूसरी लाइन उन्होंने कही थी, किसान तेरे अंदर धाराओं को मोड़ने की ताकत है, तू आंधी तूफान को रोक सकता है, तू चट्टानों से टकरा सकता है, मगर तू अपनी ताकत भूल चुका है। और तब उस समय 1927-28 का जमाना था, उस समय का किसान उनके साथ खड़ा हुआ और उन्होंने पूरी फिरका परिस्थिति ताकतों को पीछे धकेल करके 1932 के अंदर पंजाब के अंदर शासन किया। और उस समय जो मुजारा कानून था, जो खेती के ऊपर काम करने वाले लोग थे, उन्हीं को जमीन का मालिक बनाया। जितना कर्ज साहूकार से ले रखा था उससे डबल अगर किसी ने दे रखा था, तो कानून के तहत उसको बरी कर दिया गया। अब आगे आपको देने की जरूरत नहीं है। जो जमीनों के ऊपर गैर कानूनी कब्जे उस समय के साहूकार ने कर रखे थे, सारे के सारे छुटा दिए गए। और उस समय उनके साथ कौन थे? 1928 की आप सब जानते होंगे, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी। साइमन कमीशन के जमाने की बात है, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सर छोटूराम लाहौर के अंदर
साइमन कमीशन के वेलकम कमेटी के मेंबर थे, कांग्रेस विरोध कर रही थी क्योंकि गरीब को अधिकार देने के लिए था वो। मैं ये बातें क्यों दोहरा रहा हूं साथियों? सिर्फ इसलिए दोहरा रहा हूं कि हम इस देश के मालिक थे। हमारे को बहका करके घर से बाहर निकाला गया, घर के मालिक थे, बहका करके घर से बाहर निकाला गया और खुद जाकर के अंदर बैठे, और जब हम वापिस घर आए तो कह दिया गया घर तेरा नहीं, जा अपना काम कर। हमारे घर के ऊपर कब्जा हो गया और कब्जा करने वाले लोग हमारे को कहते हैं तू नीच जाति का है, तेरे को लड़ने का अधिकार नहीं है, तू नीच जाति का, तेरे को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तू नीच जाति का, तेरे को व्यापार करने का अधिकार नहीं है। कुछ कुछ क्षेत्रों में तो हम लड़े। वैसे हमें सौभाग्य है कि हरियाणा के अंदर हम बहुत ज्यादा बटे हुए लोग नहीं है और देश से हमारी हालत ठीक है। अभी भाई सुरेश भाई बैठे हैं, इनका राजद्रोह का मुकदमा लगा था, इनका आंदोलन सारा किसानों ने लड़ा था और किसानों के आंदोलन में भी हर आंदोलन जाते रहे। एक साथियों, एक छोटी सी घटना और मैं बताना चाहूंगा। जब 2020 में किसान आंदोलन चला, हम सिर्फ किसान यूनियन चलाते थे और सिर्फ किसान के भाव की बात करते थे, किसान के मुआवजे की बात करते थे, किसान के लिए ही बात करते थे। और जब हमारी जमीनों के ऊपर अटैक करने के लिए पूंजीपति व्यवस्था ने हमारे को बर्बाद करने की कोशिश करी, हमारी मंडियां खत्म करने की कोशिश की, हम बॉर्डरों के ऊपर आए तो सिर्फ एक नारा लगा करके आए थे कि किसान एकता जिंदाबाद। मगर जब हमारे आंदोलन को इशारे से इसके लोगों ने बदनाम करना शुरू किया, जब हमारे साथ सरदार आया उसको खालिस्तानी कहा गया, हमारे साथ वामपंथी लोग आए उनको नक्सली कहा गया, हमारे साथ खापों के लोग आए उनको कह दिया गया ये एक जाति के लोग हैं, सिर्फ जात है। हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए जब पूरी ताकत लगी हुई थी, उस समय हमारे साथ कौन खड़ा हुआ करके? हमारा भाई खेत में काम करने वाला मजदूर खड़ा हुआ हमारे साथ आकर, और वहीं से आधे से ज्यादा संगठनों ने नाम बदल लिया। हम किसान यूनियन चलाते थे, हमने भी नाम बदल लिया। हमारा लोगो 2 बैल और हड़ौता था, हमने लोगो भी बदल लिया। उस समय हमारा नाम भारतीय किसान यूनियन था, हमने उसी दिन भारतीय किसान मजदूर यूनियन नाम रख दिया और लोगों के अंदर सर छोटू राम और बाबा साहब की फोटो रख दी। मैं एक प्रार्थना जरूर करूंगा आप लोगों से, हमारे को बांटा जाता है एक षड्यंत्र के तहत, सिर्फ इसलिए बांटा जाता है। मैंने एक लाइन आपके बीच में बोली थी सर छोटू राम की, बोलना सीख ले दुश्मन को पहचान ले। बालोट गांव है, एक हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा गांव है, वहां सर छोटू राम एक सभा कर रहे थे, जैसे हम बैठे हैं। एक बुजुर्ग कहने लगे चौधरी साहब पहेलिया ना कहो, सीधा बताओ को कौन है हमारा दुश्मन? उन्होंने कहा आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो धर्म का ठेकेदार बन करके तेरे को जातियों में बांटता, तेरी ताकत को कमजोर करता है। तेरा दूसरा दुश्मन वो है जो मंडी में बैठ करके तेरे साथ ठगी करता है, बेईमानी करता है, तेरी फसल भी कम तोलता है और तेरी जो फसल होती है उसका भाव भी कम लगाता है और पैसे कम देता है। अंग्रेज तेरा दूसरे नंबर का दुश्मन है, पहला दुश्मन मंडी और फंडी है। अब इस क्षेत्र में उनका क्या कहा जाता है मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, शायद ज्योतिबा फुले ने कहा था, सेठ जी भट्ट जी, वो भी किसान थे, फुले साहब भी किसान थे। शुरू में जब हमारे समाज के ऊपर इन लोगों ने अपनी विचारधारा थोपी,
जो घटनाएं उस समय दोहराई गई वो आज भी दोहराई जा रही हैं। हमारा दुश्मन कहो, हमारा विपक्षी कहो, इतना साथी है कि हम सोच भी नहीं सकते। जहां हम उनका मुकाबला करने की सोचते हैं, वो हमारे से 10 साल आगे की सोच रहे। उस समय वर्ण व्यवस्था का जब जन्म हुआ, कहा गया था कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ाना नहीं है। आज भी सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर कब्जा आरएसएस का हो चुका है। जो उस समय घटना की आज भी कर रहे हैं। उस समय उस व्यवस्था को लंबा चलाने के लिए जातियों में बांटा गया, ताकि अलग अलग टुकड़े करके के समाज को के अंदर हीन भावना पैदा कर करके ये साबित किया जाए और लंबे समय तक ये व्यवस्था चलाई जाए। आपस में भाई को भाई से बांट करके दुश्मन बना दिया गया। आज भी आरएसएस वही काम करती है। अब अभी हमारे भाई नू घटना का जिक्र करें, बड़ी दुखद घटना। हमारे 6 भाइयों को निगल गए, हमारे 6 भाई शहीद कर दिए गए। किसी जाति धर्म की बात नहीं है। जिस घटना का हमारे भाई जिक्र कर रहे थे, वहां एक मंदिर है, 700 साल पुराना मंदिर। उसमें कभी भी परिक्रमा नहीं हुई, कभी भी प्रदर्शन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का शासन आते ही लगातार 3 साल से वहां परिक्रमा की जा रही थी। और गौरक्षा के नाम से एक संगठन किया गया, जिसमें नकली गौरक्षक पैदा किए गए, जिनके खुद के घर में कोई गौ नहीं है। और भ्रामक नारे लगा करके वहां दंगे करवाए गए। 6 साथी हमारे शहीद हो गए। और पूरे प्रदेश को आग में जब झोंकने की बात मेहनत करी, हम 9 दिसंबर के दिन और 9 अगस्त के दिन क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने एक पंचायत रखी हुई थी बास गांव के अंदर, और सीधा हरियाणा के अंदर ऐलान कर दिया गया, अस्सी शहर के अंदर माइक लगा करके यह ऐलान कर दिया गया कि हे मुसलमानों, अस्सी शहर छोड़ दो, वरना 24 घंटे के अंदर हम आपको सबक सिखा देंगे। जब हमारी पंचायत हुई, वो उनके 24 घंटे के अंदर थे। हमें पता नहीं था इतने जहरीले भाषण दिए जा रहे। हमें सिर्फ इतना पता था कि प्रदेश को दंगों में झोंकने की साजिश। हमने वहां शांति के लिए हरियाणा प्रदेश के जितने मस्जिदों के इमाम है उनको बुला रखा था। गुरुद्वारा के हमारे श्रोमणी कमेटी है, उनके 200-250 हमारे सिख भाई भी आए हुए थे। और लगभग सारी हरियाणा की खापे हमने बुला रखी थी कि शांति का संदेश देंगे। लेकिन जब पता चला कि ये तो मारने काटने की बात कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं, 80 शहर में कर रहे हैं, तब पूरा समाज गुस्से में आ गया। तब हमें कहना पड़ा कि किसी की मां ने दूध पी रखा हो तो इन मुसलमानों को हाथ लगा कर दिखाओ। वो एक प्रतिक्रिया थी। एक मैं बात बड़ी कड़वी बताऊंगा, आपने गुजरात के साथी भी बैठे होंगे इधर। जो व्यक्ति जिस घटना से कामयाब होता है, वो घटना वो बार बार दोहराता है जिंदगी में। नरेंद्र मोदी गुजरात में दंगे करवा करके, कत्ले आम करवा करके मुख्यमंत्री साबित हुआ था। उससे पहले इसके नाम से वोट नहीं पड़ा था 2002 में। इससे पहले ये मुख्यमंत्री नहीं था, ये नेता स्थापित दंगों से हुआ था। जितनी बार इसकी सत्ता डगमगाती है, उतनी बार हिंदू मुसलमान के दंगे करवाता है देश के अंदर। इसका पहला उदाहरण गोधरा था, दूसरा उदाहरण मुजफ्फरनगर था, और तीसरा नू था। तीनों बार भारतीय जनता पार्टी संकट में थी। तो ऐसे सातिर लोगों से हम लड़ कैसे सकते हैं?
हम तो सीधे साधे लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, हमारे फुर्सत नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, ज्यादा रिसर्च भी नहीं कर सकते, समय नहीं है। इनका तो सिर्फ एक ही इलाज है भाई, और कोई इलाज नहीं। पूरा समाज इकट्ठा हो और हर जगह इनको खदेड़ा जाना चाहिए। आपने हरियाणा के अंदर पिछले 3-4 साल से एक वीडियो देख रहे होंगे कि कहते भारतीय जनता पार्टी का बाइकाट कर दिया, वो उनको उम्मीदवारों को घुसने नहीं दे रहे लोकसभा में। ये बाइकाट भारतीय जनता पार्टी अकेली का नहीं था, उसके पीछे एक बड़ी सोच थी। हम 2014 से पहले आरएसएस के बारे में नहीं जानते थे। ये अचानक आए और अचानक आकर के पूरे प्रदेश के अंदर जातिवाद का इतना जहर घोल दिया कि हम भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। 2020 के अंदर जो किसान आंदोलन चला, वहां हमारे को पता चला कि ये बहुत जहरीले लोग हैं, सांप से भी ज्यादा जहरीले लोग हैं। तब हमने एक रणनीति बनाई कि इनका राजनीतिक विरोध के नाम पे इनको गांव में ना घुसने दो, वरना ये संगठन बनाएंगे। और हमने इनका हरियाणा के गांव में संगठन खड़ा नहीं होने दिया, शहरों में ये कर गए और हालात ऐसे पैदा कर दिए थे कि ये बिल्कुल समाप्त हो जाए। मगर दुर्भाग्य है, विपक्ष में जो साथी बैठे हैं ना, वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, कांग्रेस के नेता कांग्रेस के को हरा रहे हैं, आपस में टिकटों का पे विवाद खड़ा हो गया। उसका कैंडिडेट को टिकट मिल गई, उसने निर्दलीय उठा दिया, उसके कैंडिडेट को टिकट मिल गई, उसने निर्दलीय उठा दिया। और जो भाईचारा किसान आंदोलन ने किसान मजदूर और किसान का पैदा किया था, उसको भी समाप्त कर दिया। मात्र एक ही नेता ने सारा सत्यानाश कर दिया। इसलिए अभी भाई सुरेश कह रहा था लड़ेंगे, मैं कह रहा था भाई लड़े तो गए, जमीन तैयार की, आरएसएस को काबू में किया, 56 मुकदमे भुगते, 20 बार जेलों में गए, मिला क्या? एक कांग्रेसी नेता के हाथ में हमने दे दी सारी कमान और उसने 20 दिन में सारा सत्यानाश कर दिया। इसका इलाज सिर्फ एक ही है, वही जमाना दोहराना पड़ सकता है। भाई देखिए, मैं तो 2 किले का जमींदार हूं, मेरे पास तो किराया भी नहीं होता जेब में, हम तो उस लाइन में जा नहीं सकते। जाके देख लिया, हरियाणा के अंदर किसानों को कोई वोट देता ही नहीं, किसान नेताओं को। हमारे से भी बहुत बड़ा किसान नेता था, बेचारे को 1100 वोट आए, मगर वो सर छोटू राम की वही लाइन यूनियनिस्ट पार्टी बनाई, किसानों के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, मजदूरों के साथ भाईचारा किया, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चले, सभी धर्मों को जोड़ करके सर सिकंदर अयाद खान की अध्यक्षता में पूरे पंजाब के अंदर 2 बार लगातार शासन किया। ना कांग्रेस घुसने दी, ना जीना घुसने दिया। भाई अपनी ताकत को पहचानो, आप पढ़े लिखे लोग हो, लोगों को समझा सकते हो। हम तो सड़क पर लड़ने वाले हैं, ज्यादा कुछ जानते नहीं, सिर्फ इतना जानते मुआवजा नहीं मिलता, चलो रेल रोकते हैं, क्यों नहीं देता मुआवजा। फसल मारी गई, सरकार नहीं मिलती, चलो रोड रोकते हैं, हम इससे ज्यादा कुछ जानते नहीं है। मगर इतना जरूर जानते हैं भाई, हमारे समाज के अंदर कानाफूसी है, आहिस्ता से कान में कहने वाली, कितना अच्छा बोलता है, कितना भी हमारे बीच में काम करता है, मगर अगर एक बार अलग दे कह दे मंडी फंडी में, तो हम विश्वास नहीं करते उनका। भाई एक बार में ही हमें सब पता चल जाता है, ये खून उन्हीं का है बोलेगा, 2 दिन आगे पाछे हमारे को डसेगा। और इसी
लाइन पर चलते हुए हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, आपका संगठन बड़ा है, समाज में काम करिए, जो भी हमारे से मदद बन पाएगी हम भाइयों के साथ खड़े मिलेंगे। खेती करने से हमारे को फुर्सत कम मिलती है, इसलिए हम कोई एक आध प्रोग्राम में नहीं आएंगे, मगर ज्यादातर प्रोग्रामों में आपके शामिल भी होंगे। और हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर हमारा संगठन नहीं है, मैं सिर्फ हरियाणा में काम करता हूं, ज्यादा लंबा चौड़ा, हाँ, पूरे देश के किसान आंदोलन का अनुभव है, हर नेता हमारे को जानता है, मगर काम सिर्फ हरियाणा में करते हैं। साथियों, अगर आरएसएस से लड़ना है तो फक्कड़ बन के लड़ना पड़ेगा, फकीर बन के लड़ना पड़ेगा। अगर आप लग्जरी अपने आप को सुविधाएं चाहोगे, आप लड़ नहीं पाओगे लोगों के साथ। ये सबसे पहले हमारी शिक्षा का नाश करेंगे, फिर हमारे को बांटेंगे और उसके बाद हमारे संसाधन पे कब्जा करेंगे, उसके बाद हमारे को अपना गुलाम बना के रखेंगे। इनकी ये नीति है, पक्ष में भी आरएसएस और विपक्ष में भी आरएसएस, ये चाहते हैं लोग। धन्यवाद साथियों।